हेलो दोस्तों, पैरामाउंट कंपटीशन क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीके जीएस टीचर मृत्युंजय। दोस्तों, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट जीके जीएस के कई सारे क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है कि भारत के गुजरात का अहमदाबाद शहर, इसने किस शहर के साथ सिस्टर शहर के तौर पे एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो याद रखिएगा कि जापान के कोब शहर का भारत के अहमदाबाद शहर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है दोनों शहरों के अधिकारियों के द्वारा। दोनों शहरों के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों शहर अब सिस्टर सिटीज का दर्जा एक दूसरे को दे रहे हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय किस शहर में है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के स्प्रिंगफील्ड शहर में। भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यानी डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यानी डॉल्फिन वेधशाला स्थापित किया जा रहा है बिहार में। तो भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहां स्थापित की गई है? तो बिहार में। बिहार के किस शहर में? पटना में। और पटना में भी कहां पर? तो पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा पटना यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत ही इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर दो देशों के बीच किसी तरह का राजनीतिक विवाद हो तो उसके निपटारे के लिए बातचीत के कई सारे चैनल्स होते हैं और उन चैनल्स को अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम जान लेते हैं कि मोटे तौर पे कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं और उनके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ट्रैक वन डिप्लोमेसी के तहत क्या होता है कि जिन दो देशों के बीच बातचीत करनी है उन दोनों देशों के सरकारी प्रतिनिधि आपस में बैठकर समस्या के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हो सकता है कई राउंड्स की बैठक हो ताकि समस्या का समाधान या विवाद को हल किया जा सके। तो यह है ट्रैक वन डिप्लोमेसी, जिसके अंतर्गत दोनों ही देश यानी विवाद में शामिल दो देशों के सरकारी अधिकारी आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, जिससे कि उन दोनों देशों के बीच जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको हल किया जा सके। दूसरा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। कई बार ऐसा होता है कि दो देशों की सरकारों के बीच इतनी ज्यादा कड़वाहट भर चुकी होती है, इतनी ज्यादा कटुता बढ़ चुकी होती है कि उनके अधिकारी या उनके प्रतिनिधि, सरकार में शामिल मंत्री या कोई भी अधिकारी आपस में बैठ करके बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, या वैसा माहौल ही नहीं होता कि ये लोग आपस में बैठ करके और समस्या के समाधान के लिए बातचीत कर सकें। ऐसी सूरत में ये बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि दूसरे चैनल्स खोले जाएं। तो कई सारे सामाजिक संगठन या नागरिक संगठन, जैसे जनता के कई सारे अपने संगठन होते हैं और उनका जनता का, एक देश की जनता का दूसरे देश की जनता के साथ कई तरह के आपसी ताल्लुकात होते हैं, तो उसका एक नया चैनल खुल सकता है। यानी जनप्रतिनिधि या सामाजिक संगठन या जनता से संबंधित कोई संगठन दोनों देशों के जब ये बात करते हैं जिसमें कोई सरकारी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता, किस मुद्दे पर? तो समस्या के समाधान के लिए दोनों संबंधित देशों के बीच जो समस्या है उसको डिस्कस करने के लिए ये काम करते हैं। कौन कौन से? तो दोनों ही देशों के सामाजिक संगठन या फिर नागरिक संगठन आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं और बातचीत करके अपनी अपनी सरकारों को बताते हैं कि जनता का मूड क्या है और अपने सरकारों पर ये दबाव डालते हैं ताकि ट्रैक वन डिप्लोमेसी का रास्ता खोला जा सके। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का उद्देश्य होता है क्या? ट्रैक वन डिप्लोमेसी के चैनल को खोलना, क्योंकि अंतिम निर्णय, विवाद के समाधान का अंतिम निर्णय तो सरकारों को लेना होता है, सरकारी प्रतिनिधियों को लेना होता है। तो यह बहुत जरूरी है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक रास्ता तैयार करे जिसके जरिए ट्रैक वन डिप्लोमेसी को शुरू किया जाए। तीसरा है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। कई बार ऐसा होता है
कि किसी विवाद को लेकर के सरकारी प्रतिनिधि आपस में बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन नागरिक संगठनों के कुछ प्रभावशाली लोग ऐसे होते हैं या कई सारे ऐसे नागरिक संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, जिनकी अगर सरकार के साथ भागीदारी हो जाए, यानी सरकारी प्रतिनिधि मंडल के बीच अगर गैर सरकारी सदस्यों को शामिल कर लिया जाए किसी समस्या के समाधान के लिए दोनों ही देशों की तरफ से, तो समस्या का समाधान निकालना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह की वार्ता जिसमें सरकारी प्रतिनिधि दोनों ही देशों के और गैर सरकारी प्रतिनिधि दोनों ही देशों के जब शामिल होते हैं एक साथ, तो इस तरह की जो डिप्लोमेसी होती है उसको ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? तो एक ऐसी डिप्लोमेसी, बातचीत का एक ऐसा चैनल जिसमें एक देश के सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधि होंगे, दूसरे देश के सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधि होंगे, और दोनों ही आपस में बैठ करके बातचीत करके समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। कि सरकार के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत में रामसर क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। कई सारे स्थल रामसर क्षेत्र के तौर पे घोषित किए जाते हैं। वे क्षेत्र होते कैसे हैं? तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि कोई झील हो सकता है, कोई सरोवर हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, जहां पर पंछियों के संरक्षण और उस क्षेत्र के नमी वाले क्षेत्र के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई तालाब, सरोवर या झील बिना देख रेख के या बिना ध्यान दिए हुए, जहां पर कि पर्यटन की बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं, जहां पर कि पंछियों के आवास की बेहतर संभावनाएं होती हैं, या वहां पर भारी मात्रा में देश विदेश के पंछी आते हैं, लेकिन सरकारी देख रेख की कमी की वजह से ऐसा होता है कि लोग वहां शिकार करते हैं भारी मात्रा में पंछियों का, और उन स्थलों को बर्बाद और तहस नहस कर दिया जाता है। तो सरकार के तौर पे नमी वाले ऐसे क्षेत्रों, यानी जो जल क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, और ऐसे ही क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि रामसर स्थल क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि बिहार में किस स्थान को बिहार का पहला रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है, रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा कि कांवर झील या कबरताल झील को, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, कांवर झील या कबरताल झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील या कबरताल झील, और ये किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय जिले का यह कबरताल झील या कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, यानी ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो बिहार के बेगूसराय जिले का कबरताल झील या कांवर झील, ये याद रखिएगा, जिसे कि हाल ही में घोषित किया गया है बिहार का पहला रामसर झील। इस स्थान को नवंबर 2020 में, यानी कांवर झील को या कबरताल झील जिसे कहते हैं, दोनों एक ही झील का नाम है, तो इस झील को नवंबर 2020 में रामसर का स्थल का दर्जा दिया गया था। और यह गोखुर झील बना कैसे है? तो गंडक नदी के मुड़ने की वजह से, गंडक नदी जिस तरह से मुड़ी है, तो उसके मुड़ने की वजह से ये इस झील का निर्माण हुआ है। दोस्तों, एक सेलिब्रिटी के द्वारा हाल ही में एक बड़ी फेमस किताब को लिखा गया है, आई एम नो मसीहा। तो ये किताब किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, सोनू सूद, एक फिल्म एक्टर हैं, बड़े फेमस फिल्म एक्टर हैं, और उनको लोग हाल के समय में कोविड में जिस तरह से उन्होंने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की थी, अपने घर पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उन्होंने मुहैया कराई थी, लोगों के आने जाने की जो सुविधा मुहैया कराई थी अपने घर तक पहुंचने की, उसकी वजह से कई लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, आज भी मसीहा मानते हैं, क्योंकि संकट में फंसे मानवता की सेवा में वो काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे।
तो उनको जो ये दर्जा दिया गया था उस पर उन्होंने ये एक पुस्तक की रचना की है जिसमें उन्होंने लिखा है आई एम नो मसीहा।